Hello to all and welcome back to our channel. Dear students, लर्न थ्योरी विथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आप सभी का स्वागत। आज मैं डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन पाचन एवं अवशोषण से कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न आप लोगों को करवाने वाला हूं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए डियर स्टूडेंट्स, आमाशय का कौन सा भाग छोटी आंत में खुलता है? तो बिल्कुल आपको आमाशय की स्ट्रक्चर यहाँ पर देखनी है। तो आमाशय की स्ट्रक्चर यदि हम देखें तो ये जे शेप्ड जैसी स्ट्रक्चर आमाशय की होती है। आप लोगों को पता ही है कि जे शेप्ड जैसी जो स्ट्रक्चर है ये आमाशय की है। और आमाशय के भागों की हम बात करें तो बिल्कुल आप याद कर सकते हैं एफ, सी और बी और पी, यानी एफ फॉर आपका हो जाएगा फंडस, बिल्कुल आप याद करेंगे एफ फॉर फंडस, सी फॉर कार्डियक, बी फॉर बॉडी और पी फॉर पाइलोरिक। तो आमाशय का कौन सा भाग छोटी आंत में खुलता है? तो ये छोटी आंत के पास वाला भाग कौन सा है? पाइलोरिक। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा पाइलोरिक। आमाशय का पाइलोरिक वाला भाग जो है वो छोटी आंत में खुलता है। कौन सा भाग? पाइलोरिक भाग आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको याद करने के लिए बिल्कुल आप याद करेंगे कि एफ, सी, बी और पी ये सबसे नीचे वाला पाइलोरिक भाग है जो छोटी आंत में खुलेगा। उसके ऊपर बॉडी वाला भाग होता है, फिर कार्डियक होता है और फिर फंडस होता है। आगे हम देखते हैं दांतों की चबाने वाली कठोर सतह होती है। तो दांतों के अंदर जो हार्ड लेयर है जिनसे हम चबाते हैं, तो चबाने वाली जो कठोर सतह डिस्टेंस वो इनेमल की बनी हुई होती है। बिल्कुल जंतु जगत का सबसे कठोरतम पदार्थ भी इनेमल ही है। आप याद रखेंगे जंतु जगत का सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? इनेमल है। और दांतों को चबाने वाली कठोर सतह भी किससे बनती है? इनेमल से बनी हुई होती है। जीभ आप जानते हैं एक पेशी अंग जो कि बक्कल कैविटी में पाया जाता है। फ्रेनुलम वह संरचना जिससे जीभ बक्कल कैविटी से जुड़ी रहती है। और पेपिला की हम बात करें तो जो प्रोजेक्शंस जीभ के ऊपर पाए जाते हैं उन्हें हम पेपिला बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की आगे हम बात करते हैं। मनुष्य के दांतों का एक्रोडोंट रूप होता है, ये कथन सत्य है या असत्य है? एक्रोडोंट, तो बिल्कुल डिस्टेंस यहाँ पर आप देखेंगे ये जो एक्रोडोंट कथन है मनुष्य के दांतों के लिए वो असत्य हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य के जो दांत होते हैं वो थिकोडोंट प्रकार के होते हैं। आप याद रखेंगे थिकोडोंट। थिकोडोंट से हमारा मतलब है जो दांत है वो गर्तिका में पाए जाते हैं। बिल्कुल जो दांत है वो एक गर्तिका में पाए जाएंगे। थिकोडोंट प्रकार के दांत मनुष्य में होते हैं। एक्रोडोंट प्रकार के दांत जो होते हैं वो गर्तिका में नहीं मिलकर ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। और एक्रोडोंट प्रकार के दांत मुख्य रूप से फिशेज और एम्फीबियंस में पाए जाते हैं। एम्फीबियंस। तो थिकोडोंट प्रकार के दांतों की बात करें तो वो गर्तिका में मिलेंगे, एक गड्ढे में मिलेंगे, बिल्कुल फिक्स हुए हुए। और एक्रोडोंट प्रकार के दांत मछलियों में, एम्फीबियंस में मिलते हैं जो कि सतह पर पाए जाते हैं। तो ये कथन जो है वो असत्य हो जाएगा आपका। भोजन की आदत के अनुसार मनुष्य में किस प्रकार के दांत पाए जाते हैं? फिर से एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि भोजन की आदत के अनुसार मनुष्य में किस प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो बिल्कुल आप इसका आंसर लगा लेंगे। भोजन की आदत के अनुसार मनुष्य में बूनोडोंट प्रकार के दांत पाए जाते हैं। बूनोडोंट जो होते हैं बिल्कुल छोटे से दांत होते हैं। तो बूनोडोंट प्रकार के दांत मनुष्य में होते हैं, छोटे छोटे दांत। सिकोडोंट दांत जो होते हैं वो कार्निवोरस एनिमल्स में मिलते हैं, कार्निवोरस या मांसाहारी एनिमल्स में मिलते हैं। सेलोनोडोंट की हम बात करें तो ये मवेशियों में पाए जाते हैं, कैटल्स में पाए जाते हैं। और लोफोडोंट जो है वो हाथी, एलिफेंट में पाए जाते हैं। तो ये सारे दांत आप याद रखेंगे। बूनोडोंट जो है वो मनुष्य में पाए जाते हैं। बूनोडोंट छोटे से दांत, छोटे छोटे जो दांत होते हैं उनको बूनोडोंट प्रकार के दांत हम कहते हैं। डिफायोडोंट या डाइफायोडोंट, इसे आप डाइफायोडोंट भी कर सकते हैं। डाइफायोडोंट दांतों से आप क्या समझते हैं? तो डाइफायोडोंट से मतलब है कि जीवन के दौरान दो दांतों के दो सेट का आना। मनुष्य में और कई स्तनधारियों में जीवन के दौरान दो सेट आते हैं। 12 से 13 साल से पहले के जो दांत होते हैं दूध के दांत कहलाते हैं, वो गिर जाते हैं। 12 से 13 साल के बाद दूसरा सेट
आ जाता है। तो जीवन के दौरान दांतों के 2 सेटों का ना डाइफाइडोंट कहा जाता है। इसके अलावा मनुष्य के दांत जो होते हैं वो हेट्रोडोंट होते हैं। हेट्रोडोंट मतलब अलग अलग प्रकार के दांत। 4 प्रकार के दांत मनुष्य में मिलते हैं, आगे हम बात करेंगे। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, तो बिल्कुल ये कोई प्रश्न आ ही गया हमारे पास। तो मनुष्य में लगभग हम बात करें तो 4 प्रकार के दांत मिलते हैं। पहला आपका इंसीजर्स मिलते हैं, कैनाइंस मिलते हैं, प्रीमोलर्स मिलते हैं और मोलर्स मिलते हैं। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। रदनक, कृतनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। हिंदी में अगर हम बोलें तो कृतनक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक दांत जो है वो मनुष्य में पाए जाते हैं। तो 4 प्रकार के दांत यहाँ पर हो जाएंगे बिल्कुल। इंसीजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर यानी कृतनक, कैनाइंस मतलब रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक दांत। निम्नलिखित में से किस संरचना द्वारा जीभ मुख गुहा या मौखिक गुहा से जुड़ी हुई रहती है? मुख गुहा से जुड़ी हुई रहती है। तो ये मैंने अभी बताया था कि जीभ जो है वो फ्रेनुलम नामक स्ट्रक्चर से मौखिक गुहा या मुख गुहा से जुड़ी हुई पाई जाती है। बिल्कुल आप याद रख लेंगे, फ्रेनुलम वो स्ट्रक्चर हो जाएगी। एपिग्लोटिस निम्नलिखित में से किस ऊतक से बना हुआ होता है? तो एपिग्लोटिस एक फ्लैप होता है जो कि ग्लोटिस को ढकने का काम करता है ताकि भोजन जो है वो ग्लोटिस के अंदर नहीं चला जाए। जो ग्लोटिस है वो श्वास नाल के वहाँ मिलता है, तो ग्लोटिस में भोजन को जाने से रोकने के लिए एपिग्लोटिस एक फ्लैप है जो कि कार्टिलेजिनस होता है, कार्टिलेज का बना हुआ होता है। बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा कार्टिलेज का बना हुआ। आमाशय को कितने प्रमुख भागों में बांटा गया है? तो आमाशय के हमने 4 भाग देखे हैं बिल्कुल। अभी मैंने बताया है चारों भाग आपको कौन कौन से हैं। एफ मतलब फंडस, कार्डियक और बॉडी और पाइलोरिक। तो ये 4 भागों में हम आमाशय को बांट सकते हैं। FCBP से आप इसे याद कर सकते हैं, FCBP। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बड़ी आंत के किस भाग से उत्पन्न होता है? तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है एक प्रोजेक्शन है, अंगुलीनुमा प्रोजेक्शन होता है जो कि सिकम से उत्पन्न होता है और ये एक अवशेषीय अंग है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो बिल्कुल आप सिकम आंसर लगा लेंगे। इट इज़ ए वेस्टिजियल ऑर्गन। सिकम किस प्रकार के सूक्ष्म जीवों को होस्ट करता है? तो सिकम के अंदर जो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं वो सहजीवी होते हैं, सिम्बायोटिक होते हैं। डायरेक्ट आप आंसर लगा लेंगे, सिम्बायोटिक जीवों को होस्ट करता है। आहारनाल की किस परत में गोबलेट कोशिकाएं पाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आहारनाल की म्यूकोसा जो लेयर है उसमें गोबलेट सेल्स पाई जाती है और गोबलेट सेल्स श्लेष्मा का स्त्रवण करती है और श्लेष्मा का काम है लुब्रिकेशन करना। बिल्कुल स्नेहक का काम करेगी ये, लुब्रिकेशन या लुब्रिकेंट की तरह काम करती है श्लेष्मा। तो गोबलेट सेल्स आप याद रखेंगे। आहारनाल की किस परत में ग्रहणी में ग्रंथियाँ मौजूद होती है? तो आहारनाल की ग्रहणी में ग्रंथियाँ जो है वो सब म्यूकोसा लेयर में पाई जाती है। ये भी आप याद रखेंगे। जो ड्यूडिनम है, ड्यूडिनम में जो ग्लैंड्स है वो आहारनाल की किस परत में होती है? तो सब म्यूकोसा परत में पाई जाती है। बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा सब म्यूकोसा परत में लिम्फेटिक वेसल्स और ब्लड वेसल्स भी यहाँ पर पाई जाती है। लार कितनी लार ग्रंथियों द्वारा निर्मित होती है? तो लार ग्रंथियों की बात करें तो 3 जोड़ी, और 3 जोड़ी का मतलब हो जाएगा 6, यानी आपका आंसर हो जाएगा 6। पैरोटिड, एक जोड़ी पैरोटिड होती है, एक जोड़ी सब मैक्सिलरी या सब मैंडुबुलरी और एक जोड़ी सबलिंगुअल। बिल्कुल आप याद रखेंगे। तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियों से लार उत्पादित होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का भार, सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है और इसका भार जो होता है लगभग 1.5 किलोग्राम तक होता है। तो 1.5 किलोग्राम आप लगा लीजिए, 1.2 से 1.5 किग्रा तक। यकृत की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? यकृत की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम हिपेटिक लोब्यूल कहते हैं और इसके ऊपर संयोजी ऊतक का आवरण पाया जाता है। हिपेटिक लोब्यूल के ऊपर संयोजी ऊतक का एक आवरण होता है जिसे ग्लिसन्स कैप्सूल्स कहा जाता है। ये भी आप याद रखेंगे, ग्लिसन्स कैप्सूल्स। इसके अलावा इसमें डोरियो की भांति कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें हिपेटिक कोशिकाएं कहते हैं। यकृत में ही मैक्रोफेजेस सेल्स मिलती है जिन्हें हम कुफर सेल्स भी कहते हैं। ये भी आप ध्यान रखेंगे।
यकृत की मैक्रोफेजेस कुफर सेल्स के नाम से जानी जाती है। डिग्लूटेशन क्या है? तो डिग्लूटेशन का अर्थ है भोजन का निगलना, डिग्लूटेशन कहलाता है, डिग्लूटेशन। निम्नलिखित में से कौन सा लार में मौजूद इलेक्ट्रोलाइट नहीं है? तो लार में Na+ होता है, K+ होता है, Cl- होता है, कैल्शियम आयन नहीं होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा लार में SCO3- भी होता है और सलाइवरी अमाइलेज पाया जाता है लार में, जिसे हम टाइलिन बोलेंगे, और कुछ मात्रा में लाइसोजाइम भी लार में पाया जाता है, लाइसोजाइम, ये भी आप याद रखेंगे। लारीय एमाइलेज द्वारा स्टार्च का कितना प्रतिशत हाइड्रोलाइज किया जाता है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। लारीय एमाइलेज के द्वारा या टाइलिन के द्वारा 30% जो है स्टार्च हाइड्रोलाइज किया जाता है और स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कोशिकाएं आमाशय में नहीं पाई जाती है? तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक सेल्स होती है, चीफ सेल्स पाई जाती है, पैरेटल सेल्स भी पाई जाती है, पेनथ सेल्स जो है वो यहाँ पर नहीं पाई जाती है। बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, पेनथ सेल्स यहाँ पर नहीं पाई जाती है। और यदि हम पेनथ सेल्स की बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो पेनथ सेल्स जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलेगी, क्रिप्स ऑफ लिबरकून में ये पाई जाती है। बिल्कुल आप याद रखेंगे, पेनथ सेल्स कहाँ मिलती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। एपिथेलियम सेल्स होती है, क्रिप्स ऑफ लिबरकून में ये पाई जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने देखे हैं लर्न थ्योरी विथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। तो आप इन्हें प्रैक्टिस करिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ताकि आपका जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से ही अच्छी तरीके से तैयार हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।